लास्ट टाइम आपको मैंने प्राइम सर सर फैक्टराइजेशन आपने बताया था। लास्ट वाली जो वीडियो थी वो भी उसका लिंक मिला नहीं है। लास्ट वाली वीडियो वो तो वहीं यस पर ही सर। है ना, वो आपने जो सर वो सब्सक्राइब किया हुआ है। यस सर, उसके 3 लेक्चर मिले तो उसके बाद हमारी जो क्लास हुई थी उसका लेक्चर अवेलेबल नहीं है। 3 लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और मैंने अपलोड किए थे ना। हाँ, जो अच्छा अपलोड कर दिए हैं फिर शायद मेरे हाँ, पास। अपलोड अपलोड तो अच्छा। ठीक है सर, हम देख लेंगे। अच्छा, तो अब इसमें अब जो आपके पास अब जो हम पढ़ेंगे ये ऑयलर्स। ऑयलर आपको पता है मैथमेटिशियन का नाम है, ऑयलर्स 5 फंक्शन। तो ऑयलर्स 5 फंक्शन जो है ये क्या होता है। तो जैसे ऑयलर 5 फंक्शन जो है आपके पास, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, तो इसलिए ऑयलर्स 5 फंक्शन है। तो ऑयलर्स 5 फंक्शन ऑफ एनी इंटीजर एन हम किस तरह डिफाइन करते हैं। जैसे अगर आप कोई भी आप इंटीजर ले लें, लेट से आपने 6 लें, ठीक है। तो अप टू 6 जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 हैं। तो अब आप ये देखेंगे अप टू 6 जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, तो अगर आप इन इंटीजर के जीसीडी निकालें विथ 6, तो जीसीडी ऑफ 1 एंड 6, 1 और 6 का जीसीडी आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप जीसीडी निकालें जीसीडी ऑफ 2 एंड 6, 2 और 6 का जो जीसीडी आपके पास वो 2 है। इसी तरह जीसीडी ऑफ 3 एंड 6, 3 और 6 का जो आपके पास जीसीडी है वो आपके पास क्या है, वो लार्जेस्ट नंबर जो 3 6 दोनों को डिवाइड करता है वो 3 है। इस तरह 4 और 6 का जो आपके पास जीसीडी है, 4 और 6 का जो जीसीडी आपके पास वो क्या, वो लार्जेस्ट नंबर जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड करता है वो 2 है। 4 को डिवाइड करता है, 6 को नहीं करता, तो 2 दोनों का जीसीडी है। इसी तरह जीसीडी ऑफ 5 एंड 6, 5 और 6 का अगर आप जीसीडी ले तो वो आपके पास क्या होगा, वो लार्जेस्ट नंबर जो 5 और 6 दोनों को डिवाइड करता हो क्या है आपके पास, वो 1, ठीक है ना। और इसी तरह 6 का अगर आप 6 के साथ जीसीडी लें, किसी भी नंबर का खुद अपने साथ जो जीसीडी होता है वो उस नंबर के बराबर ही होता है। तो 6 का जो 6 के साथ जीसीडी है दैट इज 6, ठीक है ना। तो हमने एक इंटीजर लिया 6 और वो पॉजिटिव इंटीजर लिया अप टू 6 और उनके बारी बारी हमने 6 के साथ जीसीडी लिए। तो कहां पर जो नंबर्स, कहां पर जो है जीसीडी 1 है, एक तो यहां पर 1 है और एक यहां पर 1 है, यानी 1 का 6 के साथ जीसीडी 1 है और 5 का 6 के साथ जीसीडी 1 है। तो ये जो दो आपके पास नंबर है ना 1 और 5, तो ये जो है इसका मतलब है कि ये 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो जो आपके पास 1 एंड 5 है आपके पास, तो दे आर रिलेटिवली प्राइम टू 6, रिलेटिवली प्राइम टू 6, ठीक है। तो अगर आपको 6 आप लेते हैं तो कितने पॉजिटिव इंटीजर है अप टू 6 जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, कितने इंटीजर्स है अप टू 6 जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 2 इंटीजर है, एक आपके पास 1 है और एक आपके पास 5 है। तो देयर आर 2 इंटीजर्स अप टू 6, देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 6 व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू 6। तो जो ऑयलर 5 फंक्शन ऑफ 6 होगा ना वो 2 होगा। जो ऑयलर 5 फंक्शन ऑफ 6 है आपके पास दैट इज 2। तो ऑयलर 5 फंक्शन का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू सम नंबर व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू दैट नंबर, यानी उन पॉजिटिव इंटीजर्स की तादाद अप टू सम नंबर जो उस नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, ठीक है। तो 6 के साथ अप टू 6 कितने पॉजिटिव नंबर्स रिलेटिवली प्राइम है, 2, 1 एंड 5। तो इन नंबर्स की जो तादाद होगी ना जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, ये जो है ऑयलर 5 फंक्शन ऑफ 6 होगा। तो 5 ऑफ 6 जो है वो आपके पास 2 है। अब जैसे अगर मैं एक और आपके पास एग्जांपल लेता हूं, जैसे फर्स्ट करें आपके पास 8 है, तो अब अप टू 8 कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, कौन कौन से इंटीजर है जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। आप देखें अप टू 8 जो है आपके पास कितने इंटीजर्स होंगे जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो अगर आप 1 से स्टार्ट करके 8 तक जाए तो आपको पता है 1 तो हमेशा जो है वो किसी भी नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम होता है। तो एक नंबर तो आपके पास 1 है जो आप 8 के साथ जो है रिलेटिवली प्राइम है, आरपी रिलेटिवली प्राइम। एक तो 1 है, क्या 2 है 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम, 2 और 8 का जीसीडी 1 नहीं होता, 2 होता है। तो जो है वो 2 नहीं है, 1 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 2 नहीं है। फिर 3 और 8 का जीसीडी ले, क्या 3 8 के साथ इनका जीसीडी 1 होता है, 1 होता है। तो 3 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। 4 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 4 और 8 का जीसीडी 2 है।
5 और 8 का जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। तो 5 8 के साथ जीसीडी प्राइम है। 6 और 8 का जीसीडी क्या होगा? वो बड़े से बड़ा नंबर जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड करे 2 होता है। तो 6 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो इसका जीसीडी भी 1 नहीं है। और 7 का 8 के साथ जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। और 8 का खुद 8 के साथ जीसीडी 8 होगा, 1 नहीं होगा। तो वो कौन कौन से नंबर है आपके पास जो अप टू 8 के साथ जो है रिलेटिव प्राइम है? तो एक तो 1 है आपके पास नंबर, एक आपके पास 3 है, एक आपके पास 5 है, एक आपके पास 7 है। तो देयर आर 4 इंटीजर्स which are relatively prime to 8। तो जो phi of 8 होगा ना, जो ऑयलर phi फंक्शन ऑफ 8 है, इसकी वैल्यू है 4, that is equal to 4। तो आप समझ गए ऑयलर phi फंक्शन का क्या मतलब है? समझ गए? इसमें कोई प्रॉब्लम है? यस सर, यस जी समझ सर, समझ गए। तो क्या है, क्या होगी ऑयलर phi फंक्शन की डेफिनेशन? बताएं मुझे, किस तरह डिफाइन करेंगे? व्हाट इज ऑयलर phi फंक्शन? The numbers which are relatively prime to a specific number is the called Euler number function. the number of numbers। तो ऑयलर phi फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास क्या है? the number of positive numbers up to n which are relatively prime to n। ठीक है ना? तो which are relatively prime to n is Euler phi function of n। ठीक है? तो अब जैसे अब इसके जैसे जो है हम अगर फार्मूले देखते हैं, इसका फार्मूले क्या होंगे निकालने के लिए। अब जैसे आपके पास P जो है वो आपके पास कोई प्राइम है, तो P इज ए प्राइम। तो स्मॉल p से मैं किसी भी प्राइम को शो करूंगा, तो P इज ए प्राइम। तो आपको पता है प्राइम कैसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो अब जैसे अगर आप कोई प्राइम ले, लेट्स से आपके पास 7 है, तो अगर आप 7 का ऑयलर phi फंक्शन निकालें, यानी ये मालूम करें कि अप टू 7 कितने नंबर्स हैं जो 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को छोड़कर ये बाकी जितने भी होंगे, इनमें से कोई भी जो है, क्योंकि कोई और ऐसा नंबर, क्योंकि 7 जो होता है सिर्फ 1 और अपने आप से डिविजिबल होता है ना, तो 7 से लेस जितने भी नंबर है, कोई और ऐसा नंबर नहीं होगा जो 7 और इनको डिवाइड करता हो। तो ये सब जो है होंगे 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, खुद 7 को छोड़ के, क्योंकि 7 का 7 के साथ जीसीडी 7 है। लेकिन 7 को छोड़ के 1 से लेके लेस देन 7 ये 6 तक जितने भी नंबर है, सबका 7 के साथ जीसीडी जो है आपके पास वो जो है 1 होगा। तो इसका मतलब है कि जो ऑयलर phi फंक्शन है ऑफ ए प्राइम p, यानी कितने नंबर होते हैं अप टू ए प्राइम p विच आर रिलेटिवली प्राइम टू p, वो है p माइनस 1। उसका फॉर्मूला क्या है? p माइनस 1। तो ऑयलर phi फंक्शन जी। क्या यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, जैसे -1 -2? हाँ, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर कोई नेगेटिव नंबर है, आपने डिवाइजर्स उसके पॉजिटिव ही लेने हैं। क्या है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर से डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर -7 है तो आप इसका मॉडुलस ले लें, यानी आप 7 का ऑयलर phi फंक्शन निकाल लें, वो वही होगा जो -7 का, क्योंकि जो 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे वही नंबर्स -7 के साथ भी रिलेटिवली प्राइम होंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है? तो जो ऑयलर phi फंक्शन ऑफ 7 है आपके पास, phi ऑफ 7, तो ये क्या आपके पास? डेट इज 6। तो कोई भी जो प्राइम है उसका ऑयलर phi फंक्शन निकालने का फॉर्मूला p माइनस 1। ठीक है? अच्छा, अब अगर आपके पास जो नंबर है वो अगर कोई यानी ये तो आपके पास पहला फॉर्मूला है किसी प्राइम के लिए। अब दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास कोई प्राइम की पावर n है, तो उसका ऑयलर phi फंक्शन जो है वो क्या होगा? तो जैसे मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास जो है वो 3 का स्क्वायर है 9, 3 एक प्राइम है और उसकी पावर 2 लिए, तो इसका ऑयलर phi फंक्शन क्या होगा? phi ऑफ 9, यानी कितने ऐसे नंबर्स होंगे अप टू 9 विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 9। तो उसको अगर हम बाय डेफिनेशन निकालें, तो बाय डेफिनेशन अगर आप देखें, 1 जो है आपके पास वो 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। 1 और 9 का जीसीडी 1 है, 2 और 9 का जीसीडी 1 है, 3 और 9 का जीसीडी 1 नहीं है, 3 है, 4 और 9 का जीसीडी 1 है, 5 और 9 का जीसीडी 1 है, 6 और 9 का जीसीडी 3 है, 7 और 9 का जीसीडी जो है आपके पास 1 है, और 8 और 9 का जीसीडी 1 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर्स हैं आपके पास अप टू 9 विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 9। तो 5 ऑफ 9 जो है आपके पास
वो आपके पास जो है वो 6 है। तो एक्चुअली ये जो 6 है आपके पास, ये क्या है, ये जो 6 है आपके पास, ये 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 है। अगर आप इसको सॉल्व करें 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 ये 6 ही आएगा। तो ये फार्मूला आपके पास कि अगर कोई आपके पास अगर आपके पास कोई प्राइम है और उसकी जो है आपके पास पावर n है, तो किसी प्राइम की कोई पॉजिटिव पावर n है, तो उसका जो ऑयलर फाई फंक्शन है उसका फार्मूला आपके पास क्या है, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। तो इस फार्मूले से जो है आप उसका ऑयलर फाई फंक्शन निकालेंगे। तो ये सेकंड फार्मूला है आपके पास। पहला फार्मूला तो प्राइम के लिए कि कोई भी प्राइम है आपके पास तो उसका ऑयलर फाई फंक्शन जस्ट p माइनस 1 है। अगर कोई प्राइम की पावर n है तो उसका ऑयलर फंक्शन इस फार्मूले से आप निकालेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे 16 है, 16 का मैंने 16 के ऑयलर फाई फंक्शन निकालना, डेफिनेशन से निकालेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, फार्मूले से हम निकाल लेंगे। तो आप देखिए क्या 16 किसी प्राइम की कोई पावर है क्या, इसको आप किसी प्राइम की किसी पावर के तौर पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसमें प्राइम p 2 है और उसकी पावर n जो है 4, ये फार्मूला लगा दें। तो जो ऑयलर फाई फंक्शन है आपके पास 2 की पावर 4 का, यानी कितने ऐसे इंटीजर्स होंगे जो अप टू 16 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो वो 2 की पावर 4, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 16 है और 2 की पावर 3 8 है, तो आपके पास ये 8 आ जाएगा। तो अप टू 16 जो है आपके पास कितने नंबर्स होंगे जो 16 के साथ रिलेटिवली प्राइम है आपके पास, वो आपके पास जो है वो है 8। ठीक है ना। तो अब जैसे आप क्रिप्टोग्राफी में, आप इंग्लिश में क्रिप्टोग्राफी करते हैं, मॉड्यूलर 26 है, तो अगर मैं 26 का ऑयलर फाई फंक्शन निकालूं, लेकिन खैर अभी उसका फार्मूला आपको बताना पड़ेगा क्योंकि वो ना तो प्राइम है ना वो प्राइम की कोई पावर है। तो अब तीसरा फार्मूला और लास्ट आपके पास जो केस है, अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास n हो और m हो, यानी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो और इनका ऑयलर फाई फंक्शन आपने निकालना हो। अब ये जो दोनों इंटीजर्स हैं आपके पास, ये ऐसे इंटीजर्स हैं कि ये रिलेटिवली प्राइम है, यानी इनका जो जीसीडी है वो 1 है। ठीक है। तो अगर आप दो ऐसे इंटीजर्स के प्रोडक्ट का ऑयलर फाई फंक्शन निकाल रहे हो जिसमें वो दोनों इंटीजर्स का जीसीडी 1 है, वो दोनों इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम है, तो उनका ऑयलर फाई फंक्शन निकालने के लिए वो जो फाई फंक्शन होगा वो इन दोनों इंटीजर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ये बराबर होगा फाई ऑफ n इंटू फाई ऑफ m। तो अगर दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट का ऑयलर फाई फंक्शन निकालना है, तो अगर वो दो इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो फिर आप फाई को उन दोनों के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी फाई ऑफ n इंटू m इज इक्वल टू फाई ऑफ n डॉट इंटू फाई ऑफ m। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हम कहते हैं, जो आपके पास जो फाई है ना, उसको हम कहते हैं वो फाई जो है वो मल्टीप्लीकेटिव है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आप देखिए, जो जैसे मिसाल के तौर पर डेरिवेटिव है, अगर डेरिवेटिव में अगर आपके पास दो फंक्शन है f और g, ठीक है, और आप उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या आप डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ये क्या ये बराबर होता है कि डेरिवेटिव ऑफ f इंटू डेरिवेटिव ऑफ g? क्या डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके पास प्रोडक्ट के ऊपर? नहीं, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल होता है कि f एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ g प्लस g एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ f। तो डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लिकेटिव नहीं होता। क्या इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेटिव होती है? इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेटिव नहीं होती। ठीक है ना। जो ऑयलर फाई फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड फार्मूला है। तो अब जैसे याद रखें कि अगर नंबर्स जो जिनका प्रोडक्ट जिनको पर आप फाई अप्लाई कर रहे हैं वो उनका जीसीडी 1 होना चाहिए, वो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो फिर आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते, फिर गलती होगी। ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास जो है 2 का स्क्वायर है आपके पास और 3 है। अब आपको पता है 2 और 3 जो है ये प्राइम है, तो क्योंकि दो डेफिनेट प्राइम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं, कोई से भी दो प्राइम्स आप लेंगे उनका जीसीडी हमेशा 1 होगा। तो ये प्राइम नंबर्स जो है वो सिर्फ 1 सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं। तो अगर आप कोई से भी दो प्राइम ले, प्राइम का जो सेट होता है आपके पास 2 3 5 7 अप टू इंफिनिटी, कोई से भी दो प्राइम ले लें, 2 5 ले लें, 2 3 ले लें, 2 7 ले लें, 5 7 ले लें, 7 11, हर दो प्राइम जो होते हैं वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं, उनका जीसीडी 1 होता है। अब फर्ज करें कि मैं इसके ऊपर ये इसका ऑयलर फाई फंक्शन निकालता हूँ, तो इसको अगर एक्चुअली मैं सॉल्व करूँ, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 3 12 है, तो यार मैंने 12 का जो है ऑयलर फाई फंक्शन निकालना है। तो जैसे अगर मैंने 12 का ऑयलर फाई फंक्शन निकालना है तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है हर
इंटीजर जो होता है वो जो होता है प्राइम्स में ब्रेक हो जाता है, तो प्राइम्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तो अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 6 12 है, फिर 2 3 6 है आपके पास, और 3 1 3 है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास ये हो जाएगी 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है ना। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 12 की। जिस नंबर का ऑयलर फाइव फंक्शन निकालना है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। अब क्योंकि कोई से भी दो डेफिनेट प्राइम रिलेटिवली प्राइम होते हैं, तो प्राइम की कोई भी पावर ले लें वो भी आपस में रिलेटिवली प्राइम होगी। तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ये वाली, ये एन और एम है। तो क्योंकि इसमें एन और एम जो है उनका जीसीडी 1 है, तो हम 5 को इनके ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एन की जगह 2 स्क्वायर है, एम की जगह 3 है, और 2 स्क्वायर और 3 4 और 3 जो है रिलेटिवली प्राइम है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, हम 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5 ऑफ 2 स्क्वायर डॉट 5 ऑफ 3। अब 5 ऑफ 2 स्क्वायर किस तरह लेंगे, ये सेकंड फॉर्मूला है, किसी प्राइम की पावर n वाला फॉर्मूला है। अगर कोई प्राइम है उसकी पावर n है तो उसका ऑयलर फाइव फंक्शन किस तरह निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इसके ऊपर ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये जो 5 ऑफ 2 स्क्वायर है, तो इसके ऊपर सेकंड फॉर्मूला अगर आप लगा लें तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1। और 5 ऑफ 3 क्या होगा, 3 आपके पास प्राइम है, तो ये पहला फार्मूला, किसी भी प्राइम का जो ऑयलर फाइव फंक्शन होता है p का p माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे p की जगह 3 है, तो ये 3 माइनस 1 है, ठीक है। तो पहले मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज करी, थर्ड फार्मूला यूज किया, फिर उसके बाद मैंने सेकंड और फर्स्ट फार्मूला। तो ये 3 फार्मूलों की मदद से आप सॉल्व कर लोगे। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 और ये 3 माइनस 1 2। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2, तो टोटल 4 आ जाएगा आपके पास। तो 5 ऑफ 12 आपके पास है 4, यानी 1 से लेके 12 तक, अप टू 12 कितने ऐसे नंबर है जो 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 4 ऐसे नंबर है। अब वो कौन कौन से हैं उनको आप लिस्ट भी कर सकते हैं, हम अभी इसमें इंटरेस्टेड है कितने, उनकी तादाद को हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है? जी सर। कोई सा भी फॉर्मूला मतलब यूज कर सकते हैं ना हम ये नंबर ऑफ आइलर फंक्शन निकालने के लिए? जो इसमें मतलब कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लग रहा हो, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें, मतलब मिसाल के तौर पे आपके पास ये है, आपके पास 2 इंटू 6, ये 2 और 6 का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैं ऑयलर फाइव फंक्शन लगा रहा हूँ। अब मुझे बताएं क्या इसके ऊपर ये थर्ड फार्मूला जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वाला फार्मूला, क्या ये मैं लगा सकता हूँ? क्या मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 5 जो है वो इनके ऊपर आप सेपरेट कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी ये बराबर है 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 6। यानी ये जो थर्ड फार्मूला भी मैंने आपको बताया था 5 ऑफ n इंटू m वाला, ये वाला फार्मूला, क्या ये मैं लगा सकता हूँ इसके ऊपर? ये नहीं लगा सकता। इस फॉर्मूले के लिए शर्त है कि n और m जो होने चाहिए रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, इनका जीसीडी 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 2 और 6 है आपके पास, ये रिलेटिवली प्राइम तो नहीं है। क्या ये रिलेटिवली प्राइम है? क्या इनका जीसीडी 1 है? नहीं, इनका जीसीडी 2 है। तो फिर अगर आप ये फॉर्मूला लगाएं इस तरह, ये गलत होगा। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये रिलेटिवली प्राइम हो। तो अब अगर जैसे कोई भी नंबर है, आप मतलब उसको आपने देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे 5 ऑफ 36 आपने निकालना है, तो अभी तो आपको नहीं पता चल रहा है ना कि ये जो 3 फार्मूले इसमें से कौन सा लगेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। क्या होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 36 की? ये आपके पास अगर फर्स्ट करें मैं 36 को मैं अगर इस तरह लिखूं 6 का स्क्वायर, तो क्या इसके ऊपर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि ये p की पावर n वाला, जो किसके बराबर होता है, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसके ऊपर? क्योंकि 6 का स्क्वायर एक पावर तो मिल रही है ना हमें। क्या लग सकता है ये फॉर्मूला? वो उस वक्त लग सकता है जब आपके पास ये प्राइम हो। ये 6 प्राइम तो नहीं है ना। अच्छा अच्छा। 6 इज नॉट ए प्राइम। तो अब अगर आपने इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। यानी अगर आपने इसको इस तरह कैलकुलेट कर लिया, भाई 6 स्क्वायर माइनस 6 है इस फॉर्मूले के मुताबिक, तो ये फॉर्मूले के लिए जरूरी है कि ये प्राइम की पावर हो। 6 इज नॉट ए प्राइम, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आप पहले सबसे पहले क्या करें, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 36 की, यानी इसको प्राइम्स में ब्रेक कर लें। तो अब आपको पता है कि 36 स्मॉलेस्ट प्राइम से हम स्टार्ट करते हैं, और 2 से डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी। 2 से डिविजिबिलिटी किस तरह चेक होती है? अगर यूनिट डिजिट इवन है तो 6 इवन है, तो 36 2 से डिविजिबल होगा। ये तो खैर जरूरत भी नहीं है, आपको पता ही है कि डिवाइड हो जाएगा 2 से, फिर ये 18 डिवाइड हो जाएगा 9। अब 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 9,
और फिर ये आपके पास जो है 3 1 3, तो जो 36 है आपके पास, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई आपके पास, 2 2 4 3 12 3 36। तो अब इसमें आप इसको इस तरह लिख लें, जो सेम प्राइम, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास प्राइम आ गया। अब आप जो है ऑयलर फाई फंक्शन अप्लाई करें, इसको बनाने फाई ऑफ 36। तो फाई ऑफ 36 इसका मतलब ये बराबर है फाई ऑफ 2 स्क्वायर डॉट फाई ऑफ 3 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2 और 3 प्राइम है तो उनकी पावर्स जो होगी वो आपस में रिलेटिवली प्राइम होगी। तो 2 स्क्वायर यानी 4 और 3 स्क्वायर 9, दे आर रिलेटिवली प्राइम, इनका जीसीडी 1 है। तो फिर इसको पर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं n इंटू एम वाला। यहाँ पे अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट है आपके पास वो रिलेटिवली प्राइम है। अगर प्रोडक्ट रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये फाई ऑफ 2 स्क्वायर है और फिर ये माइनस फाई ऑफ 3 स्क्वायर है, ठीक है ना। और अब ये क्योंकि ये प्राइम्स की पावर है तो उस पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। किसी प्राइम की पावर n का ऑयलर फाई फंक्शन किस तरह होगा, पी एन माइनस पी की पावर n माइनस पी एन माइनस 1। तो इस तरह ये जो आपके पास जो फाई ऑफ 2 स्क्वायर है, क्योंकि ये 2 की पावर प्राइम की पावर n है, तो ये बराबर होगा 2 स्क्वायर माइनस 2 1। इसका फाई ऑफ 3 स्क्वायर ये आपके पास बराबर होगा 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1। फिर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये 2 स्क्वायर माइनस 2, ये 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 12, ठीक है। तो अब जैसे एफाइन साइफर आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, क्या करते हैं एफाइन साइफर में कि जो भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट होता है पी, उसको आप पहले किसी नंबर ए से मल्टीप्लाई करके इसमें बी ऐड करते, तो इससे आपको साइफर टेक्स्ट या कोडेड टेक्स्ट से साइफर मिलता है सी। और ये जो भी आपके पास सारी आपकी कैलकुलेशन होती है, अर्थमेटिक होती है, अंडर मॉड्यूलो 26 होती है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें ए इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि जब हम डिक्रिप्ट करते हैं तो डिक्रिप्शन के लिए ए इनवर्स होना चाहिए। तो ए इनवर्स कंडीशन क्या है, ए इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट। तो अब ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो ए का इनवर्स उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब ए का 26 के साथ जीसीडी 1 हो, यानी ये 26 के साथ रिलेटिव टू प्राइम हो। तो कितने ऐसे नंबर होंगे जो 26 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो वो बराबर होगा फाई ऑफ 26। तो कितने नंबर हैं अप टू 26 विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 26, तो 5 ऑफ 26 हमें ये पता चलेगा। तो 5 ऑफ 26 अगर हम निकालें, ठीक है, तो अब जैसे ए जो है आपके पास वो 1 हो सकता है क्योंकि 126 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, लेकिन 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 26 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 3 हो सकता है क्योंकि 3 26 के साथ रिलेटिव प्राइम इनका जीसीडी 1 है। 3 का इनवर्स होगा मॉड 26 में, 2 का इनवर्स नहीं होगा मॉड 26 में, इसका 4 का इनवर्स नहीं होगा। तो अब कितने ऐसे नंबर होंगे, यानी ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, उनकी तादाद कितनी होगी, तो वो बराबर होगी 5 ऑफ 26, यानी जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए तो जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए है, यानी ए की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो वो ऐसे नंबर्स की तादाद है जो आप 26 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो वो 5 ऑफ 26 है। तो अगर आप 5 ऑफ 26 निकालें, तो अब 5 ऑफ 26 निकालने के लिए आपको 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो क्या होती है 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन, बताएं मुझे। पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 13 26 और 13 आपको पता है प्राइम है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 13। तो जो ऑयलर फाई फंक्शन अगर आप लेंगे 5 ऑफ 26 का, तो ये बराबर होगा 5 ऑफ 2 इंटू 13। अब क्योंकि 2 और 13 रिलेटिवली प्राइम है तो इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 5 की थर्ड फार्मूला लगेगा कि अगर प्रोडक्ट रिलेटिवली प्राइम हो तो 5 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये 5 ऑफ 2 है और 5 ऑफ 13 है। अब इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 5 ऑफ 2, 2 प्राइम है तो जो ऑयलर फाई फंक्शन की वैल्यू होती है किसी प्राइम के लिए वो p माइनस 1 है। तो 2 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तो 5 ऑफ 2 होगा इस फॉर्मूले के मुताबिक 2 माइनस 1 और 5 13 होगा आपके पास 13 माइनस 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 माइनस 1 आपके पास है 1 और 13 माइनस 1 है 12। तो इस तरह ये 5 ऑफ 26 आ गया 12, यानी जो आपके पास एफाइन साइफर में आपको पता है कि आप मॉड 26 में आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज है 0 से लेके 25 तक है।
तो इसमें ए की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, कितनी ए की वैल्यूज पॉसिबल है वो हमने निकाला, वो है 12 ए की वैल्यूज पॉसिबल है, यानी 12 ऐसे नंबर है मॉड्यूलो 26 में विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ए। अगर आप उनको लिखना चाहें तो आप उनको मतलब लिख भी सकते हैं, मतलब वो कौन कौन से नंबर होंगे ए की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो क्या हो सकती है। ए की पॉसिबल वैल्यूज एक तो 1 है, यानी 1 से लेके 26 तक हम देखते हैं कौन कौन से नंबर 26 का रिलेटिव प्राइम, हमें पता है वो 12 ऐसे नंबर है। तो एक तो 1 है, 2 नहीं है, 3 है, तो ए 3 हो सकता है, 4 नहीं है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 और 26 का जीसीडी जो है आपके पास वो 1 होता है, 9 हो सकता है, 9 और 26 का जीसीडी 1 है आपके पास, 10 नहीं हो सकता, 11 हो सकता है, फिर आपके पास 13 नहीं हो सकता, 13 और 26 का जीसीडी 13 है, 15 हो सकता है आपके पास, 12 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, 15 हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17 हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 19 हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 20 और 26 का जीसीडी 1 नहीं है, 21 हो सकता है, 21 और 26 का जीसीडी जो है वो आपके पास 1 है, 22 नहीं हो सकता, इवन नंबर नहीं हो सकते, 23 हो सकता है, 24 नहीं हो सकता और 25 हो सकता है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नंबर हैं अप टू 26 विच आर रिलेटिवली प्राइम टू। तो ए की 12 वैल्यूज पॉसिबल है। अच्छा, और बी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? ये तो ए की वैल्यूज, अब बी जो है जस्ट आप ऐड कर रहे हैं, तो बी 0 1 से लेकर ये 25 तक ये कोई भी वैल्यूज रख सकता है। तो ए की जो है वो 12 वैल्यूज पॉसिबल है और बी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 26, 0 से लेके 25 तक। तो टोटल कितने एफाइन साइफर्स मुमकिन है? 12 इंटू 26। ए की आप डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट 12 वैल्यूज ले सकते हैं और इनको अगर आप कंबाइन करें बी की वैल्यू के साथ, जैसे अगर आपके पास जो है वो 2 शर्ट्स हैं, ठीक है ना, और जो आपके पास जो है वो आपके पास 3 पैंट्स हैं, तो आप एक शर्ट और एक पैंट पहनकर आप कहीं पे जाते हैं, तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं कि आप कितने अपने जो शर्ट्स और पैंट्स पहन के कहीं पे जा सकते हैं? क्योंकि 2 शर्ट है और 3 पैंट है, तो 2 इंटू 3 आप जो है 6 आपके पास चॉइसेस, यानी अब पहली जो शर्ट है उसके साथ आप ये ट्री डायग्राम से दिखा सकते हैं, आपने काउंटिंग प्रॉब्लम्स पढ़ी होंगी, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल है काउंटिंग का। तो पहली शर्ट के साथ आप कोई सी भी पैंट पहन सकते हैं, P1 P2 P3, इसी तरह आप दूसरी शर्ट के साथ इनमें से कोई सी भी पैंट पहन सकते हैं। तो इससे आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी? 6, यानी आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ चॉइसेस को। तो ए की कितनी चॉइसेस पॉसिबल है? 12। बी की कितनी चॉइसेस पॉसिबल है? 26। तो टोटल ए और बी के लिए कितनी चॉइसेस होंगी मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत, जो काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल है, जो आपने स्टैटिस्टिक्स में या प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पढ़ा है? तो वो 12 इंटू 26, तो ये नंबर ऑफ एफाइन साइफर्स की तादाद है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर ले तो 240 आपके पास ये है और ये आपके पास आ जाएगा 312। सही है। तो टोटल आपके पास कितने एफाइन साइफर्स पॉसिबल हैं? 312। मतलब अगर अब जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है यहां से मिसाल के तौर पे जैसे आपने ए लिया, C इज इक्वल टू AP प्लस B है, ठीक है ना। अगर आप A को फिक्स कर दें, अगर A 1 है तो 1, तो और B की वैल्यूज अगर आप चेंज करते रहे, जैसे पहले B की वैल्यू 0 ले ली, एक ये पॉसिबल हो गया, फिर B की वैल्यू 1 ले ली, एक ये पॉसिबल हो गया, सब में A 1 है लेकिन B चेंज हो रहा है, तो लास्ट में B की वैल्यू कितनी होगी? 25। तो ये सिर्फ एक A की वैल्यू के लिए कितने हो जाएंगे? 26। तो सही कि 12 वैल्यूज हैं, फिर 2 ले लें तो 2P प्लस 0, 2P प्लस 1 अप टू 2P 25, फिर B की लास्ट वैल्यू है, A की लास्ट वैल्यू 25, तो 25P प्लस 0, 25P प्लस 1, 25P प्लस अप टू 25, तो इसका टोटल कितने बन जाएंगे आपके पास? 312। तो यार जो शिफ्ट साइफर होते हैं कितने होते हैं? टोटल शिफ्ट साइफर 26 होते हैं और जो टोटल एफाइन साइफर्स आपके पास वो 312 है, ठीक है ना। तो अब जैसे अगर आपके पास कोई कोड होता है, ये तो अभी अब तक आप क्रिप्टोग्राफी पढ़े, अगर आप कुछ आपको क्रिप्ट एनालिसिस आपको मैं बताऊं, क्रिप्ट एनालिसिस में आप क्या करते हैं? आप कोड को ब्रेक करते हैं, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो आपस में मिलकर तय कर रहे हैं, जैसे आप हैं, आप किसी के साथ जो सीक्रेट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो आपने दोनों ने मिलकर अपनी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपने तय कर ली कि ये हमारा एल्गोरिथम होगा, ये हमारी की होगी, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है। अब आप जो भी मैसेज उसको सेंड करेंगे वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके उसे डिक्रिप्ट करेगा, वो आपको
उस इंफॉर्मेशन को यूज करके सीक्रेट मैसेज भेजेगा तो आप उसी तरह उसको डिक्रिप्ट कर लेंगे। तो ये तो क्रिप्टोग्राफी है आपके पास, ठीक है ना, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब बीच में आपका कोई ओपोनेंट है, वो आपकी इस कम्युनिकेशन को अगर ईव्सड्रॉप करता है, इसको मतलब वो जो इंटरसेप्ट करता है, अब उसके पास जो मैसेज आएगा कोडेड मैसेज है, तो अब उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं, उसको नहीं पता कि आप कौन से एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, कौन सा साइफर यूज कर रहे हैं, उसमें की क्या है। तो अब वो जो है उसको ब्रेक करेगा, तो उसके लिए फिर वो क्रिप्ट एनालिसिस जो है वो यूज करेगा। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी जो है क्रिप्ट एनालिसिस अभी थोड़ी सी बता देता हूँ, तो अच्छा, तो ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास, इसकी नजर आ रही है ना आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, अब जैसे शिफ्ट साइफर को आप शिफ्ट साइफर की क्रिप्ट एनालिसिस करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो ये शिफ्ट साइफर इज इक्वल टू पी प्लस के मॉड 26। इसकी डिक्रिप्शन स्कीम क्या है कि अगर आपको कोडेड टेक्स्ट पता हो, साइफर पता हो, उससे आप प्लेन टेक्स्ट सिंपल मैसेज को रिकवर करें, तो वो पी इज इक्वल टू सी माइनस के मॉड 26 है। इसमें के आपके पास की है जिसकी पॉसिबल वैल्यू 0 से 25 तक है। तो अगर आप कोई आपका फूस को इंटरसेप्ट करता है और उसको ये पता, वो फिगर आउट करता है कि भाई इसमें शिफ्ट साइफर अप्लाई हो रहा है, तो अब इसकी वो क्रिप्ट एनालिसिस किस तरह करेगा? इसमें दो अप्रोच होती है। एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है। ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है कि आप यू एग्जॉस्ट ऑल पॉसिबिलिटीज, आप तमाम पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें, उसने ये साइफर है, ये आपका जो साइफर है वो उसने इंटरसेप्ट किया है, उसको पता है इसकी जो डिक्रिप्शन स्कीम है वो ये है सी माइनस के। अब उसको पता है कि जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर 25 तक है, तो उसको सिर्फ 26 पॉसिबिलिटीज को चेक करना है। तो वो एक प्रोग्राम बना लेगा, उस प्रोग्राम में जैसे वो लूप चलाएगा और के की वैल्यू हर लूप में वो डिफरेंट कर करके इस फॉर्मूले में रखेगा और जो पी है वो रिकवर करेगा। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको चेकिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, जैसे अगर की वैल्यू 0 है, तो 0 का मतलब ये है कि आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट यही आपको जो प्लेन टेक्स्ट है वो आपको यही मिलेगा। वो प्लेन टेक्स्ट रिकवर करेगा के की डिफरेंट कीज के लिए, दिखेगा कहां पर जो आपका प्लेन टेक्स्ट है वो इट मेक्स ए मीनिंगफुल मैसेज। जैसे उसने की आपके पास 0 ली, तो उसमें तो यही मैसेज आ गया, ये आपके पास ये आपका साइफर था। फिर उसने के लिया 1, तो सी माइनस 1 का मतलब क्या है? सी माइनस 1, माइनस का मतलब या प्लस का मतलब ये होता है कि आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं, माइनस का मतलब क्या आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। यानी आप पी का मतलब तो ये कि आप इंग्लिश अल्फाबेट में आगे जाएंगे, माइनस का मतलब आप इंग्लिश अल्फाबेट में जो है बैकवर्ड साइड पे जाएंगे। तो अगर के आपके पास 1 है, तो उसका मतलब कोई भी जो आपके पास टेक्स्ट होगा वो जो उससे पिछला एक लेटर है उससे रिप्लेस हो जाएगा। जैसे पी है, पी किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओ से, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला लगा के भी करें, जैसे पी आपके पास पी का जो मॉड्यूलो 26 में कोड क्या होता है? ये 15 होता है, सही है ना। 15 में से अगर आप 1 माइनस करते हैं, 15 माइनस 1 14, 14 का मतलब है ओ। इस तरह एच है, तो एच अपने से एक जो पिछला लेटर है उससे रिप्लेस होगा, तो एच से पिछला लेटर क्या होता है? जी। तो एच जी से रिप्लेस हो गया, एच जी से हो गया, डब्ल्यू अपने पिछले लेटर वी से रिप्लेस हो गया। तो इस तरह ये उसने जो है डिक्रिप्ट किया है, ये प्लेन टेक्स्ट उसको मिला, लेकिन इट डज नॉट मेक एनी सेंस। दोबारा आपके वो की चेंज कर देता है 2। अब 2 का मतलब है कि हर लेटर से जो पीछे 2 लेटर है उससे रिप्लेस करे। तो जैसे पहले आपने 1 में पी को पिछले लेटर ओ से रिप्लेस किया था, अब पी को आप जो पीछे 2 लेटर है उससे रिप्लेस करें, तो एम एन ओ, तो पिछला जो 2 लेटर है आपके पास वो जो आपके पास है वो क्या आ जाएगा? एन, एन ओ पी आता है ना, तो पी रिप्लेस हो जाएगा एन से। एच अपने से पीछे जो 2 लेटर है एफ, उससे रिप्लेस होगा एफ जी एच। इस तरह ये एच भी एफ से रिप्लेस हो गया। डब्ल्यू अपने से पीछे दूसरा जो लेटर है यू वी डब्ल्यू, तो ये आपके पास जैसे ये आपके पास यू वी डब्ल्यू है आपके पास, तो ये जो डब्ल्यू होगा ये अपने से जो पीछे सेकंड लेटर है उससे रिप्लेस हो रहा है, डब्ल्यू रिप्लेस हो रहा है आपके पास यू से। तो इस तरह उसने जैसे डी है, डी किससे रिप्लेस होगा? डी से पीछे जो 2 लेटर होते हैं, जैसे आपके पास ए बी सी डी ई एफ, इस तरह। तो आपके पास जो डी है आपके पास, डी से पीछे अगर आप जाएंगे 2 लेटर, तो ये आपके पास क्या है? बी। तो डी किससे रिप्लेस हो जाएगा? डी विल बी रिप्लेस बाय बी, डी बी से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको पता है ये जो आपके पास जो लेटर होते हैं ना, ये क्लॉक होती है आपके पास, यानी आप ये क्लॉक में चल रहे हैं, तो ए से पीछे लेटर कौन सा होता है आपके पास? जेड होता है, और जेड से पीछे आपके पास क्या होता है? वाई होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ए को रिप्लेस करेंगे तो ए से पीछे जो आपका सेकंड लेटर है वाई, वो उससे रिप्लेस होगा। इस तरह जेड है, तो जेड से पीछे जो आपके पास लेटर है उससे रिप्लेस होगा, ठीक है ना। कि आपकी क्लॉक बनती है, यानी ए बी सी डी ई एफ से लेके जेड पर आएंगे, जेड के बाद जब दोबारा आप आएंगे तो ए पर आ जाएंगे, ठीक है ना। यू विल सर्किल बैक, रैप अराउंड। तो इस तरह अब इसमें भी कोई उसने डिक्रिप्ट किया है, तो ये मीनिंगफुल मैसेज नहीं मिल रहा। फिर वो के जो है वो 3 लेता है, तो फिर इसको रिप्लेस करता है। 3 का मतलब है कि अब जो हर लेटर है वो पिछले थर्ड लेटर से रिप्लेस होगा। अब जैसे आपके पास एम एन ओ पी है,
MNOP। तो अब जो P है आपके पास, अगर आप K3 आपके पास तो C-3, तो इससे पीछे जो थर्ड लेटर है उससे रिप्लेस कर दें, यानी M से रिप्लेस कर दें। तो P जो है आपके पास, P रिप्लेस हो जाएगा M से। H से पिछला जो थर्ड लेटर है E है, EFGH, H रिप्लेस होगा E से, H रिप्लेस होगा E से, WT से, इस तरह रिप्लेस किया। तो इसमें देखें मैसेज मीनिंगफुल मिल गया, मीट मी आफ्टर दी टोगा पार्टी। तो उसने ये जो प्रोग्राम चलाया सारी की वैल्यूज के लिए चलाया, 0 से लेकर 25 तक सबके लिए उसने डिक्रिप्शन करी है इस फॉर्मूले को जो यूज करके। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि वो सारी कीज, पॉसिबल कीज यूज कर रहा है। तो इसके अंदर अब जहां पे उसको मीनिंगफुल मैसेज मिल जाएगा, यहाँ पे मीनिंगफुल मैसेज मिल जाएगा जो मैंने इन सर्किल किया हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे जो की मैंने यूज की थी वो 3 थी, यानी ये जो मेरा शिफ्ट साइफर था वो P+3 था। एक्चुअली ये सीजर साइफर था। सीजर साइफर में की आपके पास क्या होती है, 3 होती है, जिसमें हर प्लेन टेक्स्ट को हम आगे थर्ड लेटर से रिप्लेस करते हैं। और अगर आप डिक्रिप्ट करेंगे तो हर जो कोडेड टेक्स्ट होगा वो पिछले थर्ड लेटर से रिप्लेस होगा। तो इस तरह ये ब्रूट फोर्स अप्रोच के तहत जो है हम इसके क्रिप्ट एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक जो यानी क्रिप्ट एनालिसिस जो है कोड को ब्रेक करने का जो तरीका होता है, 2 तरीके, एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है आपके पास, उसमें आप सारी पॉसिबिलिटीज को चेक कर लेते हैं, आमतौर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना के आप निकालते हैं। और फिर दूसरे जो आपके पास स्क्रिप्ट एनालिसिस जो दूसरा तरीका है कोड ब्रेक करने का, उसमें एक हम यूज फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है, हम उस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की मदद से कोड को ब्रेक करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंट लेटर्स हैं इनकी रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में दिखाई हुई है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो सबसे ज्यादा लेटर यूज होता है ई यूज होता है, उसकी जो रिलेटिवली परसेंटेज है, जो उसकी रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी है 12.702 होगा। मतलब अगर आप रैंडमली कोई इंग्लिश टेक्स्ट लें, उसके अंदर 100 वर्ड्स हो, 100 वर्ड्स, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 ईज होंगे, उसके अंदर 8 एज होंगे। तो ये रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी से परसेंटेज में सबसे ज्यादा जो लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में यूज होता है वो ई होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 12.72 अप्रोक्सीमेटली। दूसरे नंबर पे जो है आपके पास वो देखें वो टी है, ठीक है ना, 9.056 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और जो सबसे कम है वो जेड की है। जेड जो है इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे कम यूज होने वाला लेटर है, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.074 है। तो ये जो जितने भी 26 इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हर लैंग्वेज में ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो चार्ट होते हैं हमें मिले हुए होते हैं, हमने कैलकुलेट किए हुए होते हैं। उर्दू की अपनी होगी कि उर्दू लैंग्वेज में सबसे ज्यादा लफ्ज कौन सा यूज होता है, या जर्मन लैंग्वेज में, जापानीज लैंग्वेज में। तो इसको अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये इसका चार्ट है। जो ई है आपके पास वो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तकरीबन 12 होती है, 12% है। टी की जो है 9% है, ए की उससे कम है, फिर ओ की उससे कम, इस तरह सबसे जो लास्ट में है वो जेड की है, जे है, क्यू है। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें इंग्लिश लैंग्वेज की पता है। तो अब अगर हम जो क्रिप्ट एनालिसिस करते हैं, कोड को ब्रेक करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करके, तो अब फर्ज करें इसके एग्जांपल है। फर्ज करें मुझे एक एफाइन साइफर के ऊपर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। फर्ज करें ये मुझे एक एफाइन साइफर है जिसकी स्कीम ये है, और ये मुझे एफाइन साइफर मिलता, मुझे नहीं पता इसमें ए क्या है और बी क्या है। अगर मैं ए और बी मालूम कर लूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और बी मालूम करने के लिए मैं इसकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करता हूँ। ये जो भी साइफर टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करके जो है ये देख लेता हूँ इसमें हर लेटर जो है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अब जैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पी आप किस तरह निकालेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ पीज है इस पूरे साइफर टेक्स्ट में आप पीस काउंट कर लें, कितने पीस हैं। पीस मैंने इसमें काउंट करें, आप भी देख लीजिएगा 16